जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं आज आपको गुप्ता एंड गुप्ता के इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एसर्शन एंड रीज़न का दिया गया है। एसर्शन क्या बोलता है? द कंजप्शन ऑफ वाटर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर। रीज़न हाइयर डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर causes more loss and waste of water. Select your answer according to the coding system is given below. Option A, both A and R are true. R is the correct explanation of A. Option B, both A are true but R is a not correct explanation of A. Option C, A is true but R is false. Option D, A is false but R is true. असर्शन क्या बोलता है कि हमारी कंजप्शन ऑफ वाटर हमारी बढ़ेगी विथ इंक्रीज इन डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर। अगर आपको प्रेशर ज़्यादा आ रहा है तो आपकी कंजप्शन भी बढ़ेगी। बिल्कुल सही जवाब है, असर्शन बिल्कुल सही है। फिर रीज़न दिया गया अगर हाइयर डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर रहेगा तो विच कैन कॉजेज मोर लॉस एंड वेस्ट ऑफ वाटर। अगर हमारा प्रेशर हमारा हाइयर डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर रहेगा तो लीकेज होने का चांसेस ज़्यादा है। तो लीकेज होने का चांसेस है ज़्यादा है तो हमारी लॉस भी ज़्यादा होगी और वेस्ट भी ज़्यादा होगी वाटर की। तो हमारा रीज़न भी सही है। तो यहाँ पे हमारा एसर्शन और रीज़न दोनों सही है और आर हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। बोथ ए आर ट्रू, बिल्कुल सही जवाब है, एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ ए लोकेलिटी इज अफेक्टेड बाय। 1 दिया है क्लाइमेटिक कंडीशन, दूसरा दिया है क्वालिटी ऑफ वाटर, तीसरा दिया हुआ डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर। करेक्ट आंसर इज ओनली 1। ऑप्शन बी बोथ 1 and 2, ऑप्शन सी 1 and 3, ऑप्शन डी ऑल 1 and 2 and 3। आपको पूछा जा रहा है कि पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ ए लोकेलिटी इज अफेक्टेड बाय। हमारा पर कैपिटा कंजप्शन वाटर का कि किस किस चीज़ से अफेक्टेड है। पहला दिया हुआ है क्लाइमेटिक कंडीशन, बिल्कुल सही जवाब है। अगर गर्मी का सीजन रहेगा तो हम लोग ज़्यादा पानी यूज़ करेंगे, अगर ठंडी का सीज़न रहेगा तो हम लोग कम पानी यूज़ करेंगे। तो ये हमारा बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा है हमारी क्वालिटी ऑफ वाटर। अगर पानी की क्वालिटी अच्छी है तो हम लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे, अगर पानी की क्वालिटी ख़राब है तो हम लोग कम यूज़ करेंगे, मतलब ये भी हमारा अफेक्टेड है। फिर तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर, मतलब ज़्यादा प्रेशर आएगा तो हम लोग ज़्यादा पानी यूज़ करेंगे, अगर कम प्रेशर आएगा तो हम लोग कम यूज़ करेंगे, मतलब ये भी हमारा पर कैपिटा कंजप्शन से हमारा अफेक्टेड है। मतलब 1, 2 and 3 ऑल आर ट्रू, मतलब यहाँ पे डी इज़ द करेक्ट आंसर। और हमारा कंडीशंस है कौन कौन से पर कैपिटा कंजप्शन अफेक्टेड है। पहला है साइज ऑफ सिटी, अगर बड़ी सिटी है तो ज़्यादा यूज़ होगा, कहीं छोटी सिटी है तो कम पानी यूज़ होगा। फिर तीसरा दिया हुआ है हैबिट ऑफ द पीपल, मतलब अगर हमारी हमेशा हाथ है कि हमेशा मुझे हाथ धोना ही है, हैबिट्स पे भी डिपेंड करता है पर कैपिटा कंजप्शन। फिर इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ पे भी डिपेंड करता है। फिर हमारी डेवलपमेंट ऑफ सीवरेज फैसिलिटी पे डिपेंड करता है। फिर कॉस्ट ऑफ वाटर पे डिपेंड करेगा, सिस्टम ऑफ सप्लाई पे भी डिपेंड करेगा, पॉलिसी ऑफ मीटरिंग एंड मेथड ऑफ चार्जिंग पे भी हमारा अफेक्ट करेगा। ये सब हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग द पर कैपिटा कंजप्शन डिमांड है। फिर क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज डिक्रीज इन पर कैपिटा कंजप्शन। अब हमारा पर कैपिटा कंजप्शन डिक्रीज कैसे होगा। पहला दिया है यूज़ ऑफ मीटरिंग सिस्टम, फिर दूसरा है गुड क्वालिटी ऑफ वाटर, तीसरा है बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, चौथा दिया है हॉट क्लाइमेट। पहला दिया है यूज़ ऑफ मीटरिंग सिस्टम, अगर हम मीटर लगा देंगे और उसका मैं कुछ चार्जेस लगा दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारा पर कैपिटा कंजप्शन क्या है, घट जाएगा, मतलब ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगर पानी की अच्छी क्वालिटीज़ है तो हम लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे, घटेगा नहीं हमारा कंजप्शन। फिर अगर हमारा अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड है तो हम लोग ज़्यादा पानी यूज़ करेंगे तो हमारी पानी की पर कैपिटा कंजप्शन बढ़ेगी ना कि घटेगी। अगर गर्मी सीजन है तो हमारा पानी का कंजप्शन बढ़ेंगे, घटेगी नहीं। यहाँ पे पूछ रहा है डिक्रीज इन पर कैपिटा कंजप्शन, तो हमको अगर मीटर लगा देंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारा कंजप्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, दी आवरली वेरिएशन फैक्टर इज यूजली टेकन एज। ऑप्शन ए 1.5, ऑप्शन बी 1.8, ऑप्शन सी 2.0 एंड ऑप्शन डी 2.7। अब यहाँ पे आवरली वेरिएशन, आवरली कंजप्शन हम लोग को निकालना है और यहाँ पे पूछा गया है आवरली वेरिएशन फैक्टर। तो आवरली वेरिएशन फैक्टर्स हम लोग क्या लिखते हैं, 1.5 टाइम्स ऑफ एवरेज कंजप्शन ऑफ मैक्सिमम डे, एवरेज कंजप्शन ऑफ मैक्सिमम डे। तो यहाँ पे आपको फैक्टर पूछ रहा है, तो फैक्टर हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करते हैं। फैक्टर हम लोग आवरली वेरिएशन फैक्टर्स के लिए हम लोग 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है।
तो 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ यहाँ पे आवरली वेरिएशन पूछा गया है, तो आवरली वेरिएशंस के लिए हमको 1.5 से मल्टीप्लिकेशन करेगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगर यही चीज़ आपको डेली वेरिएशन फैक्टर पूछा जाता तो 1.8 लेते, अगर आपको पीक पूछा जाता तो 2.7 लेते। पीक कंजप्शन के लिए हम लोग 2.7 लेते हैं, अगर डेली कंजप्शन के लिए हमारा फैक्टर पूछा जाता तो 1.8 लेते हैं, आवरली के लिए हम लोग 1.5 लेते हैं। तो यहाँ पे ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इफ एवरेज डेली कंजप्शन ऑफ सिटी इज 10 लाख मीटर क्यूब, मैक्सिमम डेली कंजप्शन ऑन पीक आवरली डिमांड। अब हमको पता है पीक आवरली डिमांड हमारा क्या होता है, 2.7 टाइम्स ऑफ एनुअल एवरेज आवरली डिमांड। ठीक है, एनुअल एवरेज आवरली डिमांड होता है। तो यहाँ वैल्यू कितनी दी गई है, 2.7। यहाँ एनुअल एवरेज आवरली डिमांड कितनी दी गई है, 10,000 मीटर क्यूब। 1 2 3 4 5, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27, 1 0 कट जाएगा तो कितना 0, 2 2 4 0, 1 2 3 4, तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2700 मीटर क्यूब। मतलब चलिए हम लोग ऑप्शन ढूंढते हैं। यहाँ पे ए गलत है, बी हमारा गलत है, सी हमारा गलत है, डी हमारा 274 टाइम्स 0 मीटर क्यूब। ठीक है, तो मैक्सिमम डेली कंजप्शन और पीक आवरली डिमांड होता है 2.7 टाइम्स ऑफ एवरेज डेली डिमांड। तो 2.7 इंटू जितना हमारा एवरेज डेली डिमांड दिया हुआ है उसे मल्टीप्लाई कर दिए, आंसर हमारा निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स आर डिजाइन फॉर, ऑप्शन ए मैक्सिमम डेली डिमांड, ऑप्शन बी मैक्सिमम आवरली डिमांड, ऑप्शन सी एवरेज डेली डिमांड एंड ऑप्शन डी मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे। अब यहाँ पे जैसे कि डिफरेंट यूनिट्स के हमारे डिफरेंट डिज़ाइन पैरामीटर्स है। जैसे आपको पूछा जाएगा वाटर ट्रीटमेंट यूनिट के बारे में पूछा जाएगा, तो हम लोग डिज़ाइन करते हैं मैक्सिमम डेली डिमांड से। यही चीज़ आपको वाटर मेंस पूछा जाएगा, तो वाटर मेंस के लिए हमको डेली डिमांड से डिज़ाइन करते हैं। ट्यूबवेल पूछा जाएगा, वेल पूछा जाएगा, इसके लिए हम लोग मैक्सिमम डेली डिमांड से डिज़ाइन करते हैं। डिमांड रिजर्वायर पूछा जाएगा तो एवरेज एनुअल डिमांड से डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो हम लोग डिज़ाइन करते हैं, या तो मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे हो, मतलब मैक्सिमम डे में हमारा मैक्सिमम आवरली डिमांड, या तो कोइंसिडेंटल ड्राफ्ट से डिज़ाइन करते हैं। इन दोनों में से जो मैक्सिमम होता है, कोइंसिडेंटल डिमांड एंड मैक्सिमम आवरली डिमांड में से जो मैक्सिमम होता है। लेकिन यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे, मतलब हमारा मैक्सिमम आवरली डिमांड हमारी ज़्यादा है, तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को किससे डिज़ाइन करेंगे, मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे से। तो चलिए हम लोग ढूंढते हैं आंसर। पहला दिया मैक्सिमम डेली डिमांड, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी मैक्सिमम आवरली डिमांड, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी एवरेज डेली डिमांड, बिल्कुल गलत है। फिर ऑप्शन डी मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे, मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पे कोइंसिडेंटल ड्राफ्ट क्या होता है। कोइंसिडेंटल ड्राफ्ट हमारी होती है कि जो मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, इन दोनों का एडिशन करते हैं तो हमको कोइंसिडेंटल ड्राफ्ट मिलता है। तो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन मेंस का डिज़ाइन करेंगे, इसकी वैल्यू और जो आवरली डिमांड की वैल्यू, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे तो आपको मैक्सिमम डे बोल रहा है आवरली डिमांड का, जिस कारण से हम लोग मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, एज कंपेयर टू ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड ऑफ फोरकास्टिंग पॉपुलेशन, अर्थमेटिकल मेथड गिव्स, ऑप्शन ए लेजर वैल्यू, ऑप्शन बी हायर वैल्यू, ऑप्शन सी सेम वैल्यू एंड ऑप्शन डी एक्यूरेट वैल्यू। जैसा कि हम लोग अर्थमेटिकल इंक्रीज से पॉपुलेशन फोरकास्टिंग निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला हमारा होता है P0 प्लस n इंटू मीन वैल्यूज़। और यही चीज़ हम लोग अगर निकालते हैं ज्योमेट्रिक के लिए निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है P0 1 प्लस R/100 टू दी पावर n होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारी अर्थमेटिक के लिए वैल्यूज़ है और ये हमारी ज्योमेट्रिक के लिए वैल्यूज़ है। अब याद रखिए, देखिए यहाँ पे हमारी क्या है, मल्टीप्लिकेशन की साइन है, यहाँ पे क्या साइन है, एडिशन की साइन है। तो आप ही बताइए एडिशन में ज़्यादा वैल्यू आता है या मल्टीप्लिकेशन में ज़्यादा वैल्यूज़ आएगी। तो हमारी ज़्यादा वैल्यू हमारी ज्योमेट्रिकल इंक्रीज की आती है एज़ कम्पेयर टू अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड। और ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड में क्या है कि ये हमारी रैपिडली ग्रोइंग सिटीज़ के लिए करते हैं। जो हमारा ग्रो होने वाली सिटीज़ है उनके लिए हम लोग
रैपिड ज्योमेट्रिकल मीन मेथड हम लोग डिज़ाइन करते हैं, तो इसमें हम लोग ज़्यादा वैल्यू लेते हैं, ठीक है, जिस कारण से ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड की हमारी ज़्यादा वैल्यू आएगी एज कम्पेयर टू अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड का क्या आएगी, तो कम वैल्यू आएगी एज कम्पेयर टू ज्योमेट्रिकल मेथड, तो लेज़र वैल्यू होगी। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं, ए हमारी लेज़र वैल्यू, मतलब ए इज़ द करेक्ट आंसर। दूसरे तरह से ये भी आपको याद रखना है, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन है तो ज़्यादा आएगी, यहाँ एडिशन है तो कम आएगी, इस ढंग से भी आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इन ए 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स ऑफ 5000, 7000, 8400 respectively, the population of a town in 4th consecutive year according to geometrical increase method। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमारी पॉपुलेशन कितनी दी गई है, पॉपुलेशन हमारी दी गई है 5000, 7000 और 8400। अब देखना है दूसरा टेबल हमको बनाना है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, कितनी हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है पर डिकेड के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पे 5000 था, यहाँ पे 7000 है, तो पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई, 7000 में से 5000 गया तो 2000 हो जाएगा, इससे माइनस कीजिए। फिर 8400 में से हमारी कितनी हो गई, 1400 पॉपुलेशन बढ़ गई। अब हमको यहाँ पे निकालना है ज्योमेट्रिकल मेथड से निकालना है, तो इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, मतलब यहाँ पे हमको आर की वैल्यू निकालनी है। तो आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 2000 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2000 डिवाइडेड बाय 5000 इंटू 100, तो 20 कैंसिल, 10 कैंसिल, मतलब 5 4 जा 20, मतलब यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी आ गई, 40% आ गई। इसी तरह इसमें हम लोग करेंगे 1400 डिवाइडेड बाय 700, तो 1400 डिवाइडेड बाय 700 इंटू 100 कर देंगे, 20 कैंसिल, 10 कैंसिल, मतलब 7 2 जा 14 आ गया, मतलब यहाँ पे 20% आ गया, ठीक है। तब अब हम लोग आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, दो तरह से निकाल सकते हैं, या तो हम लोग R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2 भी कर सकते हैं, और R1 इंटू R2 का पावर क्या हो जाएगी, 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये वैल्यू हमारी एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकलती है, ये मेथड से हम लोग जो R निकालेंगे वो हमारी एक्यूरेट निकलेगी। जैसे R की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 40 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 1/2 कर देंगे, ये जितनी भी वैल्यू आएगी वो हमारी R की वैल्यू निकल जाएगी। और ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, P0/1 प्लस R/100 टू दी पावर n, ठीक है। तो P0 हमारी लास्ट की पॉपुलेशन देखेंगे। अब लास्ट की पॉपुलेशन कितनी है हमारी, तो लास्ट की पॉपुलेशन हमारी 8400 है, तो क्या हो जाएगी हमारी 8400, यहाँ पे 1 प्लस R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो R की वैल्यू हो जाएगा 40 इंटू 20 का पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 100 टू दी पावर n हमारी किसके लिए है, तो ये 1 साल के लिए है, ये दूसरे साल के लिए, ये तीसरे साल के लिए है, तो चौथे साल की हमारी वैल्यू 1 ही हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आ जाती है 10920, तो हमारी आंसर क्या हो जाएगी, 10920 हो जाएगी। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं, 9500 बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी 9800 बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन डी 10920 इज द करेक्ट आंसर। अब याद रखिएगा कभी भी हम लोग पॉपुलेशन को फ्रैक्शन में नहीं लिखते। अगर मान लीजिए हमारी वैल्यू ऐसे आती है 920.46, तो हम लोग फ्रैक्शन में नहीं लिखते हैं, पॉपुलेशन में हम लोग डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, कभी भी पॉपुलेशन को फ्रैक्शन में कंसिडर नहीं करते हैं। तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड का मेथड था, इस ढंग से आपको सॉल्व करना है। और R1 इंटू R2 यहाँ पे 2 वैल्यू है इसलिए 1/2 लिखा। मान लीजिए यहाँ पे और एक वैल्यू रहती 40% और रहती, तो हमको क्या लिखना, R1 इंटू R2 इंटू R3, यहाँ पे पावर 1/3 हो जाती। अगर 4 होता तो यहाँ पे 4 हो जाता। ये हमारी एक्यूरेट मेथड है निकालने के लिए। अगर आप लोग डायरेक्ट समेशन करते हैं तो हमारी एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकलता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9, द सुटेबल मेथड फॉर फोरकास्टिंग पॉपुलेशन फॉर यंग एंड रैपिडली इंक्रीजिंग सिटी इज, ऑप्शन ए अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड, ऑप्शन बी ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, ऑप्शन सी इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, चौथा हमारा ग्राफिकल मेथड। अब हमको याद रखना है जो भी ओल्ड सिटीज़ होती है उसके लिए हम लोग अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड यूज़ करते हैं। अगर हमारा यंग है एंड रैपिड सिटी है उसके लिए हम लोग ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड यूज़ करते हैं। और इंक्रीमेंटल हमारी बेस्ट मेथड होता है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के लिए, सिटी हमारी यंग हो या ओल्ड हो,
नए सिटी हो या पुरानी सिटी हो, इन सब में सबसे अच्छा मेथड हमारे इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड है। लेकिन यहाँ पे आपको पूछा है यंग एंड रैपिडली इंक्रीजिंग के लिए, तो यंग एंड रैपिडली इंक्रीजिंग के लिए हम लोग ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड इज द बेस्ट मेथड टू डिटरमाइनिंग पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग। दैट्स वाई बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, depression of water table in a well due to pumping will maximum at a distance r from the well, option B close to the well, at a distance r by 2 from the well, option D none of the above। जैसे मैं बोला कि हमारा वेल है और यहाँ पे हमारी वाटर टेबल है, ठीक है। तो पूछा जाता है कि हमारी डिप्रेशन ऑफ वाटर टेबल इन ए वेल ड्यू टू पंपिंग विल मैक्सिमम कब होगी, ठीक है। जब हम लोग पंपिंग क्या करेंगे, अगर हम लोग पंपिंग क्लोज टू वेल करते हैं, मतलब वेल के नज़दीक करेंगे, तो हमारी क्या होगी, डिप्रेशन मैक्सिमम होगी। अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं पंपिंग तो हमारी डिप्रेशन क्या रहेगी, हमारी मिनिमम रहेगी। तो जितना हमारी वेल के नज़दीक हम लोग पंपिंग करेंगे उतना हमारी डिप्रेशन ऑफ वाटर टेबल हमारी ज़्यादा होगी। तो चलिए हम लोग ऑप्शन ढूंढते हैं। एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द वेल बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी क्लोज टू द वेल, जितना नज़दीक करेंगे उतना हमारा डिप्रेशन ऑफ वाटर टेबल ज़्यादा होगा ड्यू टू पंपिंग। दैट्स वाई बी इज़ द करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें और ऐसे नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, झा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।